ग्राम में वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यही होता है। बोलो भाई। हाँ सर। मोलर मास इज ग्राम में वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वैसे इक्विवेलेंट मास का एक डेफिनेशन होता है। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन इज इट इज द amount of substance which combine directly or indirectly with 1 gram of hydrogen or 8 gram of oxygen or 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन। क्या मतलब है डेफिनेशन का, वो मैं समझाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद में। डेफिनेशन ये क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस का वो अमाउंट जो या तो 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करे, या 1 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट करे, या 35.5 ग्राम क्लोरीन से रिएक्ट करे, वो क्या होता है? उसका इक्विवेलेंट मास। जैसे मोलर मास होता है वैसा ही इस चैप्टर में क्या होगा? इक्विवेलेंट मास। जैसे मोलर मास होता है वैसा ही इक्विवेलेंट मास होता है, और जैसे मोल होते हैं वैसे ही होते हैं इक्विवेलेंट्स। मोल के जैसा ही होता है इक्विवेलेंट, मोलर मास जैसा ही होता है इक्विवेलेंट मास। मोल का क्या फार्मूला होता है? मोल का क्या फार्मूला होता है? ग्राम में वेट अपन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर मास। वैसे ही इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या होगा? जैसे मोल का फार्मूला वो होता है, इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या होगा? तो हम बोलेंगे इक्विवेलेंट इज इक्वल टू गिवन वेट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। मोलर मास की बजाय इक्विवेलेंट मास आएगा तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा मेरा इक्विवेलेंट। चलिए, जैसे मेरा, अच्छा इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे? ठीक है, इक्विवेलेंट तो निकाल ली, गिवन वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास। अभी इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे? हमें इक्विवेलेंट मास कैसे पता चलेगा? तो हम बोलते हैं इक्विवेलेंट मास इज मोलार मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। ये फॉर्मूले याद रखने हैं। इक्विवेलेंट मास इज मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। एंड व्हाट इज, अच्छा अब इन दोनों से ना, अभी रुको, अभी हम लोग यहां से निकालते हैं क्या? इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट क्या होगा? गिवन वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास की जगह क्या लिख दें? मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। तो वैलेंसी फैक्टर ऊपर चला जाएगा, तो इक्विवेलेंट किसके इक्वल आ गया? इक्विवेलेंट किसके इक्वल आ गया? बोलो। मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर। मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर। गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास तो मोल हो गया इंटू वैलेंसी फैक्टर। तो एक और फार्मूला हमारे पास आ गया। तो देखो अब फंडा क्या है? फंडा है क्या कि हमें पता है इक्विवेलेंट होता है गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास क्या होता है? मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, और इक्विवेलेंट्स होता है मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर। तो अब ऐसी क्या चीज है जो हमें पता होनी चाहिए जिसके बारे में हमें नहीं पता? बोलो। अब इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए मोलर मास तो हमें पता होता है, फिक्स होता है वो तो। अब वैलेंसी फैक्टर हमें पता होना चाहिए। इक्विवेलेंट निकालने के लिए मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर, मोल निकालना हमें आता है, अब बच गया वैलेंसी फैक्टर, तो हमें वैलेंसी फैक्टर निकालना आना चाहिए। वैसे बेसिक्स तो मैंने तुम्हें बताए थे वैलेंसी फैक्टर के पहले भी, बट अब डिटेल्ड में बात करते हैं इसके बारे में। कैलकुलेशन ऑफ वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर निकालते कैसे हैं? जिसको हम लोग एन फैक्टर भी बोलते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर। अब एक एक करके हम लोग सबके बारे में वैलेंसी फैक्टर निकालेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फॉर आयन। बेसिक से बात कर रहा हूं, सबके बारे में बताऊंगा। आयन का वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालते हैं? बोलो। जितने H प्लस देगा उतने। अबे आयन है, आयन, एसिड नहीं है।
आयन का वैलेंसी वेक्टर होता है चार्ज प्रेजेंट ऑन आयन, आयन के ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल Cl माइनस आयन, इसका वैलेंसी वेक्टर कितना होगा 1। 1 सल्फेट का वैलेंसी वेक्टर कितना होगा 2 2। नाइट्रेट का एल्यूमिनियम 3+ का 3 3। ऐसा होता है ना। अगर मान लो मैं तुमसे बोलूं इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना होगा तो क्या बोलोगे तुम? मोलर मास अपॉन वैलेंसी वेक्टर, तो कितना आया 9 ग्राम आया। बोलो। हाँ सर। अब देखो, अब हम लोग डेफिनेशन से जाते हैं। अब बात सुनो, बाय डेफिनेशन अगर मान लो एल्यूमिनियम है ना ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा, क्या बनाएगा? एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा? Al2O3 Al2O3। बैलेंस कर लिया तो ऐसा आएगा। अब 8 ग्राम एल्यूमिनियम, सॉरी 8 ग्राम एल्यूमिनियम नहीं, डेफिनेशन से देखे, डेफिनेशन से क्या है 8 ग्राम ऑक्सीजन से जितना एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा वो क्या होगा, 8 ग्राम ऑक्सीजन से जितना एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा वो क्या होगा, वो मास क्या कहलाएगा, उस मास को क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम। हमने लिखा इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंबाइन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन। तो देखो यहाँ पर एल्यूमिनियम के तो 2 मोल है, मतलब 27 इंटू 27, सॉरी 27 प्लस 27 मतलब 54 ग्राम। O2 के 3/2 मोल है, मतलब 48 ग्राम। तो हम बोलते हैं 54 ग्राम एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है तो 8 ग्राम ऑक्सीजन से कितना रिएक्ट करेगा? कितना आएगा यहां से, बोलो। ये क्या है? तो हमने देखो ऊपर निकाला था वो भी 9 ग्राम था, इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम, बाय डेफिनेशन निकाला वो भी 9 ग्राम है। तो अभी डेफिनेशन समझ आई तुम्हें, बोलो। हाँ सर। चलो, तो पहला तो था फॉर आयन, आयन वाला केस खत्म। सेकंड हम लोग बात करते हैं फॉर एसिड और बेस। इसमें केस 1 हमारे पास है व्हेन रिएक्शन इज नॉट गिवन, जब रिएक्शन दे नहीं रखी हो तब कैसे हम लोग निकालते हैं ना। यार एक तो आज पता नहीं क्या हो रहा है, ये आके कानों में दर्द होने लग गया। फॉर एसिड एंड बेस व्हेन रिएक्शन इज नॉट गिवन ना, तो इस केस में क्या होता है वैलेंसी फैक्टर, बोलो। number of H plus OH minus given. नंबर ऑफ H प्लस और OH माइनस आयन है ना, जितने H प्लस और OH माइनस आयन देगा वो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हैं, HCl, H2SO4, H3PO4, H3PO3, H3PO2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। जल्दी से इन सभी का वैलेंसी वेक्टर बताओ। HCl का बताओ, 1, H2SO4 का, 2, H3PO4, 3, H3PO3, 2, 2 2, 1, 1 2, 1. समझ गए? हाँ सर। ये तो सिंपल था कि एसिड बेस का कैसे निकालेंगे वैलेंस वेक्टर व्हेन रिएक्शन इज नॉट गिवन, तो सिंपल था। थर्ड केस इज अगेन फॉर एसिड और बेस
और उसमें हम लोग लिख देते हैं व्हेन रिएक्शन इज गिवन। हमें रिएक्शन दे रखी है ना, ये चीजें मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं वैसे, बट कोई नहीं, बार वापस पढ़ा देते हैं। तो हम बोलते हैं नंबर ऑफ रिप्लेस्ड H प्लस स्लैश OH माइनस है, नंबर ऑफ रिप्लेस्ड H प्लस और OH माइनस आयन। सपोज करो मैंने लिखा है एग्जांपल 1, रिएक्शन इज H3PO4 प्लस NaOH गिव्स क्या लिखेंगे, गिव्स NaH2PO4 प्लस H2O, है ना, ऐसा है सीन। मुझे बताओ वैलेंसी वेक्टर क्या होगा इन दोनों का, H3PO4 का वैलेंसी वेक्टर क्या होगा? इस पूरी रिएक्शन में H3PO4 के कितने H प्लस यूज हुए, कितने H प्लस रिप्लेस हो गए? 1 1, तो इसका 1 और NaOH का 1 1, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, मान लीजिए सेम रिएक्शन है, मैंने लिखा H3PO4 प्लस 2 NaOH गिव्स Na2HPO4 प्लस 2H2। वैलेंसी वेक्टर बताओ, H3PO4 का वैलेंसी वेक्टर बताओ। 2, क्योंकि 2 H प्लस यूज हो गए रिएक्शन में, और NaOH का 1 1। देखो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का कोई लेना देना नहीं होता वैलेंसी फैक्टर से। NaOH एक OH देगा तो एक ही OH देगा, बात खत्म। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं। एग्जांपल नंबर 3, H3PO4 plus 3 NaOH gives Na3PO4 plus 3H2O। वैलेंसी फैक्टर बोलो दोनों का। H3PO4 का वैलेंसी फैक्टर 3 3, NaOH का 3 1 1 स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं है, कितने होंगे OH माइनस NaOH के, सिर्फ एक, तो बस वैलेंसी वेक्टर एक ही रहेगा। समझ गए? हाँ सर। फोर्थ देख रहे हैं हम लोग, फॉर सॉल्ट। इसमें अगेन केस 1, व्हेन रिएक्शन इज नॉट गिवन। जब हमें रिएक्शन नहीं दे रखी होगी तो हमें क्या करना है, तो देखो ये पढ़ा चुका हूं, ये भी चीज मैं तुम्हें पहले कभी ना कभी। वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, टोटल चार्ज ऑन केटायन और एनायन, है ना, टोटल चार्ज ऑन केटायन और एनायन, है ना, केटायन और एनायन पर टोटल चार्ज, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 2-3 एग्जांपल लिखता हूँ, NaCl, एल्यूमिनियम सल्फेट, या फिर सोडियम फॉस्फेट, है ना, हाइपोफॉस्फेट। NaCl में बताओ वैलेंसी वेक्टर कितना है? 1। टोटल चार्ज देखना है या तो केटायन पर या एनायन पर है। केटायन पर भी +1 है, एनायन पर भी -1 है, तो 1। एल्यूमिनियम सल्फेट पे 6, क्योंकि एल्यूमिनियम 2 है, एक पर +3 तो 2 पर 6 हो गया, या फिर सल्फेट एक पर -2 है, 3 पर 6 हो गया। ऐसे ही Na2HPO4 पे 2 समझ आ रही है बात सभी को? हाँ। फिफ्थ इज फॉर, अगेन फॉर सॉल्ट ही लिख रहे हैं हम लोग, बट नाउ व्हेन रिएक्शन इज गिवन, जब हमें रिएक्शन दे रखी हो तो हम बोलेंगे यार इसमें क्या बोलेंगे, इसमें वैलेंसी फैक्टर बोलेंगे टोटल चार्ज डिस्प्लेस्ड, है ना। जैसे सपोज करो कोई रिएक्शन थी, इसमें सोडियम कार्बोनेट है ना, सोडियम बाई कार्बोनेट में बदल जाता है, तो इसमें बताओ इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है सोडियम कार्बोनेट का? 2 हम बोलेंगे 1। देखो सोडियम कार्बोनेट में टोटल प्लस का चार्ज था 2, टोटल माइनस का चार्ज था भी 2। सोडियम बाइकार्बोनेट बदल गया तो एक चार्ज रिप्लेस हो गया ना इसका, +2 से +1 में चला गया, फिर -2 से -1 में चला गया। कितना चार्ज डिस्प्लेस हुआ वो उसका वैलेंसी फैक्टर होता है। तो क्या होगा वैलेंसी फैक्टर? 1। समझे?
हाँ सर। 6 होता है फॉर रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में हम लोग बोलते हैं वैलेंसी वेक्टर क्या होगा, रिडॉक्स रिएक्शन में वैलेंसी वेक्टर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व और कैंसल्ड आउट इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन या फिर रिडक्शन रिएक्शन। कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में, है ना, या तो ऑक्सीडेशन में या रिडक्शन में। ऑब्वियसली कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन होगी तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो चाहे रिडक्शन रिएक्शन हो, इलेक्ट्रॉन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इन्वॉल्व रहेंगे। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स कैंसल आउट होते हैं जब दोनों रिएक्शन को ऐड करते हैं तो उसका वैलेंसी फैक्टर होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो एक रिडॉक्स रिएक्शन लिखी मैंने, कॉपर जिंक 2+ था तो ये कॉपर 2+ और जिंक में कन्वर्ट हो गया, है ना। वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, वैलेंसी फैक्टर 2। क्योंकि अगर रिडक्शन की रिएक्शन ऑक्सीडेशन की रिएक्शन देखें तो ऐसी होगी, रिडक्शन की रिएक्शन देखें तो ऐसी होगी। दोनों में देखो दो दो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, दोनों में से कोई भी ले लो, वो जितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे वो उसका वैलेंसी फैक्टर होगा। 7th केस, टोटल 9 केसेस है। व्हेन ओनली वन एलिमेंट of salt undergoes change in oxidation number। कि सॉल्ट बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर बना होगा, लाइक K2Cr2O7 है, वो पोटेशियम क्रोमियम और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। KMnO4 है, वो पोटेशियम मैंगनीज और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। KCl है, वो पोटेशियम और Cl से मिलकर बना है। तो उसमें से कोई भी एक एलिमेंट हो इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा हो तो कैसे निकालेंगे वैलेंसी फैक्टर। ये वाला केस इंपॉर्टेंट है ना, कैसे निकालेंगे वैलेंसी वेक्टर। हम लोग बोलेंगे वैलेंसी वेक्टर इज इक्वल टू चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। जैसे मान लो इसमें फर्स्ट एग्जांपल विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हमारे पास जो KMnO4 होता है ना, KMnO4 रिड्यूस होके Mn+6 में भी जा सकता है, KMnO4 रिड्यूस होके Mn+4 में भी जा सकता है, KMnO4 रिड्यूस होके Mn+2 में भी जा सकता है। KMnO4 में मैंगनीज कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, बताओ। KMnO4 में मैंगनीज कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +7 +7 में है। +7 में बैठा हुआ मेरा मैंगनीज हाईएस्ट में। अब वो +6 में जाएगा, +4 में जाएगा, +2 में जाएगा, रिड्यूस होकर, डिपेंड करेगा मीडियम पे। अगर रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में है तो ऐसा होगा, वीक बेसिक या फिर न्यूट्रल मीडियम में है तो ऐसा होगा, एसिडिक मीडियम में है तो ऐसा होगा। अगर एसिडिक मीडियम में रिड्यूस कर रहे हो KMnO4 को तो +2 में चला जाता है। तो सभी में KMnO4 का वैलेंसी फैक्टर अलग अलग आएगा। बताओ वैलेंसी फैक्टर क्या क्या आएगा, पहले वाले में क्या आएगा, +1 1 ओनली। वैलेंसी फैक्टर में प्लस माइनस नहीं होता। नेक्स्ट वाले में 3, उसके बाद वाले में 5। अच्छा, ये वैलेंसी फैक्टर है किसका, KMnO4 का है या इस रिएक्शन का है, रिएक्शन नहीं नहीं नहीं, ये वैलेंसी फैक्टर इस KMnO4 का है। KMnO4 का वैलेंसी फैक्टर अलग अलग होता है, तीनों याद रखने हैं, हमें याद भी होने चाहिए। KMnO4 स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में हमें वैलेंसी फैक्टर 1 देता है, न्यूट्रल या वीक बेसिक में हमें वैलेंसी फैक्टर 3 देता है KMnO4, और एसिडिक मीडियम में KMnO4 का वैलेंसी फैक्टर 5 होता है। सेकंड, इसको भी याद रखें, डाइक्रोमेट ये सभी लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं इसलिए खुद को रिड्यूस कर लेते हैं। डाइक्रोमेट में याद रखें, जो डाइक्रोमेट होता है वो एसिडिक मीडियम में क्या करता है, क्रोमियम 3+ में चला जाता है। अब यहाँ पर वैलेंसी वेक्टर की बात करें तो वैलेंसी वेक्टर क्या होगा इस डाइक्रोमेट का, या फिर इसको ऐसा ही लिख दे, डाइक्रोमेट है ना 2-। यहाँ पर डाइक्रोमेट कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +6।
यहाँ पर वैलेंसी वेक्टर कितना होगा? 3. 6. हम देखो ये बात यहाँ पर ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। हम बोलेंगे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऊपर लिखा है मैंने चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। क्रोमियम में कितना चेंज आया? टोटल कितना चेंज आया है? 6 - 3 चेंज आया, बट उसको 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, फिर हमारा वैलेंसी फैक्टर आएगा। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया है? क्योंकि डाइक्रोमेट में कितने क्रोमियम है? 2 क्रोमियम है, इसलिए एक क्रोमियम में 3 का चेंज आया, 2 में 6 का चेंज आया। अगर मान लो इसी रिएक्शन से मैं बोलता वैलेंसी फैक्टर ऑफ क्रोमियम 3+, कॉन्सेप्ट अच्छा है, ध्यान से सुनो। तो हम बोलते हैं क्रोमियम 3+ का वैलेंसी फैक्टर 3 है बस। क्यों? क्योंकि क्रोमियम में चेंज कितना है? क्रोमियम 3+ में वो 3+ 6 से +3 में आया है ना, तो 3 के चेंज से आया है, और एक ही क्रोमियम 3+ है। यहाँ पर जो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट में लिखा होता है उससे मतलब नहीं है, क्रोमियम एक ही है, 3 का चेंज आए, तो एक क्रोमियम 3+ के रिस्पेक्ट में वैलेंसी फैक्टर क्या है? 3। डाइक्रोमेट के रिस्पेक्ट में वैलेंसी फैक्टर क्या है? 6। समझे मेरी बात या नहीं समझे? हाँ सर. देखो एक एग्जांपल से और समझाता हूँ। I2 है ना, 2i- में चला जाता है। I2 है वो 2i- में चला जाता है। अब वैलेंसी फैक्टर निकालो। एक बार मैं I2 का निकालता हूँ, एक बार मैं I- का निकालता हूँ। I2 का वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? टू होगा। कैसे? 0 से -2 में गया इसलिए. अरे नहीं नहीं नहीं, I2 0 में है, आयोडीन -1 में। आयोडीन -2 में जाता कहाँ है? आयोडीन -1 में है। चार्ज देखो, सिंपल नहीं, स्टाइकोमेट्रिक वो कोफिशिएंट को 2 भूल बार है जाओ। इसलिए. हाँ, 0 में था, वो -1 में चला गया, तो चेंज कितने का आया? 1 का। बट I2 में आयोडीन कितने थे? 2, 2. तो 2 हो गया। अब I- का वैलेंसी वेक्टर देखेंगे तो कितना होगा? -1 से 1. 1। वैलेंसी वेक्टर प्लस माइनस नहीं होते। अब I- कहां से आया? आयोडीन से आया है, मतलब इसमें 1 का चेंज हुआ था तभी आया, 0 से आया है ना। और I- तो इकलौता एक ही है। वैलेंसी उसको स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को तो भूल ही जाओ ना, तो 1 आ गया, वैलेंसी वेक्टर खत्म। समझे? सर फिर से बोल सकते हो? देखो I2 से I- में गया तो ये 0 में था, बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिया, -1 में गया तो एक I- में गया, दूसरा I भी I- में गया, तो एक का चेंज यहां पर आया, एक का चेंज पहले वाले में आया, दूसरे का चेंज, एक का चेंज यहां है। तो इस आयोडीन में टोटल कितना चेंज आया? 2 का। ठीक है। अब इस I- का वैलेंसी वेक्टर निकालोगे तो कितना होगा? ये 0 से -1 में आया था, तो इसके लिए भी 1 वैलेंसी वेक्टर, इसके लिए भी 1। तो हमें तो I- का देख रहे हैं, तो I- का तो वैलेंसी वेक्टर 1 ही है। हाँ सर. तो ऐसा होगा। स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं देखने हैं, अगर नीचे सबस्क्रिप्ट में 1 2 3 4 लिखा है तो उसको देख लेंगे बस। अब हमें देखो, अब हमें बताने हैं वैलेंसी वेक्टर, बस हमेशा रिएक्टेंट के बताने, बस प्रोडक्ट वाले के नहीं, सिर्फ रिएक्टेंट के वैलेंसी वेक्टर बताओ। तुम्हें ही बताने, मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, सब तुम्हें ही बताना है। रिएक्टेंट के बताने हैं बस, जल्दी से बताओ।
हो गया क्या? हाँ सर। बताओ बताओ बताओ, पहले वाले में बताओ। NO3 माइनस का वैलेंसी वेक्टर 2। वैलेंसी वेक्टर NO3 माइनस का 2, क्योंकि ये +5 में था और +3 में आ गया है, 2 का चेंज। इसमें बताओ 4। 8 +5 में था और -3 में आ गया। 4 कहाँ से? नाइट्रोजन +5 से -3 में आया ना। नहीं पता चला? समझा सर। इसमें बोलो। हाफ। अबे यार, Cl2 का बताना। 1 0 में था, +1 में आया, 1 का चेंज हुआ। Cl2 में 2 क्लोरीन है, तो वैलेंसी वेक्टर 2। नहीं समझ आ रहा क्या? दो क्लोरीन है ना यहाँ पर, Cl2 का वैलेंसी वेक्टर निकाल रहे हैं तो 2 लिखना तो पड़ेंगे। इसमें बताओ हाइपो का डाई क्या बोलते हैं, थायोसल्फेट का बताओ कितना है? बोलो। इसमें क्या है, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है इस वाले में? +2। +2। और यहाँ पर क्या है? बोलो क्या है यहाँ पर? बताओ भाई। S4O6 2 माइनस में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। नहीं पता? ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालना आ रहा तुम लोगों को, क्या कर रहे हो? सर +10 होगा ना? प्लस क्या? नहीं सर 2 होगा, -2। S4O6 2 माइनस में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाला जा रहा। अंदर हाँ सर सर। नहीं निकाला जा डेसिमल रहा। में नहीं आएगा, सर। इसलिए डेसिमल क्या? में नहीं आएगा लगा था। क्यों नहीं आएगा? डेसिमल में आएगा, आएगा, एवरेज है इसलिए आएगा। प्लस में 2.5 समझ नहीं आया कैसे आया? समझा समझा सर, सर। कैसा है? वैलेंसी वेक्टर बताओ अब थायोसल्फेट का जल्दी से। 1। 0.5। 1 आएगा। 0.5 क्यों आएगा? अरे हाफ का चेंज हो रहा है, सल्फर 2 है वहां पर, देखो H2O3 में सल्फर 2 है। हाँ सर समझा। अब कोई बोलेगा सल्फर ही सल्फर क्यों ले रहे हो? हेडिंग देखो हमारी, व्हेन ओनली वन एलिमेंट ऑफ सॉल्ट अंडरगोज चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। सल्फर और ऑक्सीजन में सिर्फ सल्फर का ही ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, इसलिए उसको लिया है। इसमें बोलो 2 आएगा। वो आएगा। ऑक्सलेट आयन में कार्बन होता है +3 में, CO2 में कार्बन है +4 में, 1 का चेंज हुआ बट कार्बन 2 है ऑक्सलेट में। समझे या नहीं समझे? समझा। एट्थ केस, व्हेन two elements of salt undergo change in oxidation number and both of them either oxidized or reduced। मतलब अब सॉल्ट में क्या है, 2 लोग आ रहे हैं एक साथ, अब वो दोनों या तो ऑक्सीडाइज होंगे या रिड्यूस होंगे, तो कैसे निकालेंगे वैलेंसी वेक्टर? तो हम लोग देखो वैलेंसी वेक्टर में मैं पहले तो मैं इतना ही लिख रहा हूँ, वैलेंसी वेक्टर क्या होगा, सम ऑफ बोथ। मतलब क्या है इसका, सम ऑफ बोथ है ना। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिखा 1, हमारे पास से फेरस ऑक्सलेट है ना, उसमें मैंने कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला,
तो इसने आयरन को तो +3 में ऑक्सीडाइज कर दिया और ऑक्सुलेट को CO2 में ऑक्सीडाइज कर दिया। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो। यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है इस Fe का, बोलो। +2। +2। और इसमें जो एक कार्बन है ये ऑक्सीलेट C2O4 2 माइनस में है, जिसमें एक कार्बन है ना ये +3 में है। अब ये +3 में चले गए और यहाँ पर जो कार्बन है वो +4 में आ गया। अब चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर का सम लिखना है। तो वैलेंसी वेक्टर कितना होगा, आयरन में कितना चेंज आया, 1 1। 1। और ऑक्सीलेट के रिस्पेक्ट में वैलेंसी वेक्टर क्या हुआ, 1 2। 1 क्यों, अभी थोड़ी देर पहले तो 2 हाँ बोला 2 ऊपर, कार्बन 2 है ना, तो 2 हाँ 3 हो गया वैलेंसी वेक्टर। देखो सिंपल है, जब एक कोई ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहा था तो उसके रिस्पेक्ट में वैलेंसी वेक्टर हमने निकाला था कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। दो हो रहे हैं चेंज एक ही सॉल्ट से, तो या तो रिड्यूस होंगे या ऑक्सीडाइज होंगे, है ना। तो सम कर दो, बस वैलेंसी वेक्टर का सम करना है। जैसे मान लो एग्जांपल नंबर 2 हमारे पास क्या है, FeS2। ये FeS2 Fe2O3 और SO2 में चला जाता है। अब ध्यान से तुम देखोगे तो यहाँ पर FeS2 क्या होता है, Fe2+ और S2 2-। अब यहाँ पर Fe तो 3+ में है और सल्फर यहाँ पर +4 में है। अब मुझे बताओ वैलेंसी वेक्टर बताओ क्या होगा। सर 1 अबे 1 मिनट सर, 1 मिनट। सोचो, थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ, क्या लिखा है मैंने, थोड़ा सोचो तो सही। हाँ? 7 7 नहीं 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 नहीं, 13 6 14। सर 6 6 नहीं नहीं, गलत गलत सब गलत, 14। रॉन्ग। अरे यार, जो मैंने ऊपर किया वैसा करो और थोड़ा दिमाग लगाओ, सोचो क्या हो रहा है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, ये इस पर सोचो थोड़ा सा। आयरन पे कितना चार्ज है रिएक्टेंट साइड में, एक आयरन पे 2+। का चार्ज है। +2 रिएक्टेंट साइड में एक सल्फर पे कितना चार्ज है, एक सल्फर में सर -1। -1। आयरन कितना चेंज हुआ, 1 1। सल्फर एक सल्फर -1 से एक सल्फर +4 में गया, कितना चेंज हुआ, सर 5 चेंज हुआ। 5 हुआ। और सल्फर है कितने, 2 समझ आई कि कुछ कुछ गया दिमाग में, क्या कर रहे हैं हम, हाँ बोलो। सर अरे क्या हो गया, समझ आया या नहीं आया, कैसे करें, कर रहे हैं हाँ सर। हाँ सर। ऐसे, मुझे लग रहा है अभी कम है, एक एग्जांपल और करो। अब ये एग्जांपल तो कर दो भाई, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, देखो बिना दिमाग लगाए नहीं होगा। ये करो, इसमें निकालो H2S3 का। सर वो एस सर वो ASO4 है ना सर? ASO4 3-। हाँ एक ठीक है सर।
सर 7। मैं ना तुम्हें एक बता देता हूँ, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट तुम गलत निकाल रहे हो पक्का। आर्सेनिक जो होता है ना, या तो +3 में होता है या +5 में होता है, तो यहाँ पर वो +3 में है, +3 में। और जो सल्फर है वो -2 में है। ठीक है, चार्ज इधर उधर है इनके, है ना। AS3+ और सल्फर 2-, सल्फाइड आयन है, आर्सेनिक सल्फाइड है। बताओ अब। सर 6। अरे भगवान, ये तो तुम करो भाई, सोचो इस पे। तुम्हें लग रहा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। 6 कहाँ से आएगा? $27। कैलकुलेशन लग रहा है, कैलकुलेशन मिस्टेक है शायद। 30। हे भगवान, यहाँ पर आर्सेनिक किसमें है? ये वाला आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +5 में। +5। ठीक है, ये वाला आर्सेनिक, ये वाला सल्फर +6। 6। अब तुम्हें ये नहीं पता चल रहा कि आर्सेनिक में कितना चेंज हुआ है? 2 आर्सेनिक है और 2 का ही चेंज हुआ है। × 2 तीन सल्फर और कितने का चेंज हुआ है? सॉरी 8 चेंज हुआ है। सम करेंगे तो क्या आएगा? 28। 28। कोई 27 बोल रहा है, कोई 30 बोल रहा है, पता नहीं क्या कर रहे हो। नाइन्थ लास्ट केस, वैलेंसी फैक्टर ऑफ दिस proportionation रिएक्शन क्या होता है? वैलेंसी फैक्टर इसका तो हम बोलेंगे वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू N1 × N2 अपॉन N1 + N2। ये होता है। N1 क्या है और N2 क्या है? N1 इज वैलेंसी फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, N2 इज वैलेंसी फैक्टर ऑफ रिडक्शन रिएक्शन। मतलब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल I2 I- और IO3- में चला गया। अब इस I2 का वैलेंसी फैक्टर निकालना है। डिस्प्रोपोर्शनेट हुआ है, ये ऑक्सीडाइज भी हुआ है, ये रिड्यूस भी हुआ है। तो देखो कैसे निकालेंगे। तो देखो हम बोलते हैं इसका रिडक्शन रिएक्शन अलग लिखो और ऑक्सीडेशन रिएक्शन अलग लिखो। अब इन दोनों रिएक्शन में अलग अलग तुम इनका वैलेंसी फैक्टर निकाल सकते हो। आयोडीन का I2 का बोलो। हाँ सर। हाँ सर। बताओ निकाल के क्या होगा दोनों रिएक्शन में अलग अलग। $12। 5/6। नहीं, मैंने इतना नहीं करने को बोला है। मुझे तो I2 से I- में I2 का वैलेंसी वेक्टर चाहिए और I2 से IO3- में I2 का वैलेंसी वेक्टर चाहिए। पहले वाली रिएक्शन में वैलेंसी वेक्टर कितना होगा? 2। दूसरी वाली रिएक्शन में वैलेंसी वेक्टर 10। 10। ठीक है, तो ये तो है N1 के इक्वल और ये है N2 के इक्वल, है ना। एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन में वैलेंसी वेक्टर और एक रिडक्शन रिएक्शन में। तो उस ऊपर वाली डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होगा? वैलेंसी वेक्टर वो होगा N1 × N2 अपॉन N1 + N2, मतलब 5/3 आएगा या और कुछ आएगा? 3 आएगा। 5/3 सर। नीचे 5/3। डिनोमिनेटर में 12 है। तो वैलेंसी वेक्टर हमारे पास क्या आएगा? 3। समझ गए? 5/3। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में तो ऐसे निकालते हैं, अलग अलग दो रिएक्शन लिख लो, फिर N1 × N2 अपॉन N1 + N2 कर दो। क्लियर है? हाँ सर। क्वेश्चन लिखो एक। क्वेश्चन क्या है? A metal oxide contains 60% metal by weight
कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। बताओ, दिमाग लगाओ, करो। सर 12। 12। ठीक है, आंसर कैसे निकाला? सर 100 ग्राम पकड़ा उसका पूरा, फिर 60 ग्राम मेटल का और 40 ग्राम ऑक्साइड का हो गया, तो 40 डिवाइड बाई 8 किया तो मोल्स आ गए ऑक्सीजन के, तो उतने टोटल मोल्स पकड़े, और टोटल मोल्स को से इक्विवेलेंट वेट फाइंड किया। ठीक है, देखो क्वेश्चन करने के दो मेथड है। मेथड 1, मेटल ऑक्साइड के मान लो 100 ग्राम है ना, तो उसमें देखो मेटल ऑक्साइड में क्या होगा, एक तो मेटल होगा और एक ऑक्सीजन होगा। मेटल होगा कितना, 60 ग्राम, ऑक्सीजन होगा कितना, 40 ग्राम। ठीक है, अब 40 ग्राम ऑक्सीजन 60 ग्राम मेटल से रिएक्ट करता है, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन कितने मेटल से रिएक्ट करेगा, 12 ग्राम से। तो ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट मास। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे, बताओ। बोलो भाई। हाँ सर। मेथड नंबर 2, मान लो मेटल ऑक्साइड कुछ ऐसा है, मेटल पर +x का चार्ज है और ऑक्साइड पर तो -2 का होता ही है, तो मेटल ऑक्साइड है M2OX, ऐसा मेटल ऑक्साइड है ना। तो मेटल का इक्विवेलेंट मास क्या होगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल क्या होगा, मेटल का मोलर मास, जो मान लेते हैं m है, अपॉन उसका वैलेंसी वेक्टर, वो तो x होगा क्योंकि उसके ऊपर चार्ज +x का है, तो m/x उसका मास होगा। अब ये जो मेटल ऑक्साइड है, इसका मोलर मास क्या होगा, 2m + 16x, और उसमें से मेटल का मास कितना होगा, 2m, उसका 100% किसके इक्वल है, 60 के इक्वल, यही है क्या, 2m/2m + 16x × 100 = 60। बोला बाइमेटल स्टिफेंड है,
मेटल ऑक्साइड में जितना मेटल है उसका वेट का परसेंटेज निकाल लिया, 60 आ गया। समझते हो यहाँ से? बोलो। हाँ सर। तो यहाँ से इसको सॉल्व करा और तो होगा m प्लस 8x इक्वल टू 0.6। यहाँ से अगर थोड़ा और सॉल्व करें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं m/x अपॉन m/x प्लस 8 इक्वल टू 0.6। हमें तो m/x का वैल्यू निकालना है क्योंकि वही इक्विवेलेंट मास है। सॉल्व करके m/x का वैल्यू निकाल लेना, 12 आएगा। मेथड 2 भी से भी निकाल सकते हैं, मेथड 1 से भी निकाल सकते हैं। बोलो। समझ आ रही है बात? हाँ सर। हाँ सर। अब नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। ये क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है क्या? कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या होता है? ये जैसे कोई रिएक्शन है, बैलेंस्ड रिएक्शन है ना, बैलेंस्ड है ना, तो हम बोलते हैं क्या होता है? इन मोल कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था मोल्स ऑफ A बाय A इज इक्वल टू मोल्स ऑफ B बाय B इज इक्वल टू मोल्स ऑफ C बाय C इज इक्वल टू मोल्स ऑफ D बाय D। ऐसा पढ़ा था? बोलो। हाँ सर। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या बोलेंगे? इन इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट हम बोलेंगे कि इक्विवेलेंट ऑफ A is equal to equivalent of B is equal to equivalent of C is equal to equivalent of D। ऐसा होगा। A B C D इनके इक्विवेलेंट्स बराबर रहेंगे हमेशा। A का जितना इक्विवेलेंट रिएक्ट करेगा, B का जितना इक्विवेलेंट रिएक्ट करेगा वो बराबर होगा। A और B के रिएक्टेड इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे और वो किसके बराबर होंगे? C और D के फॉर्म्ड इक्विवेलेंट्स के, क्योंकि तो बन रहे हैं फॉर्म्ड। और इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? इक्विवेलेंट इज मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। हमेशा ऐसा ही होगा, इक्विवेलेंट्स होंगे वो इक्वल होंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ सर। इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन करो, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से ही करना। इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन करो, क्या है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस enough CO from carbon and oxygen which can reduce 1.6 kg Fe2O3 into Fe। ये बोल रहा है कि कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके CO बनाते हैं, तो मैं कितना ऑक्सीजन लूं कि वो इतना CO प्रोड्यूस कर दे कि वो 1.6 kg Fe2O3 को Fe में कन्वर्ट कर दे। सोचो, लिखो, बताओ क्या हो।
हो गया क्या? बोलो बोलो भाई। आया किसी का कुछ आंसर? रिएक्शन बता सकता है कोई? कैसे रिएक्शन लिखेंगे? बोलो भाई, कुछ तो बोलो। बताओ आदित्य, कैसे लिखेंगे रिएक्शन? क्या हो रहा है? 2Fe3 plus 3O2 minus gives Fe2O3. पहले तो ऐसा होगा, कार्बन हाफ O2 से रिएक्शन करके CO बनाएगा, है ना? और जो ये CO है वो किसको रिड्यूस करने के काम आ रहा है? जो यहाँ पर CO बना है ऊपर वाली रिएक्शन में, वो Fe2O3 को Fe में रिड्यूस करने के काम आ रहा है। ऐसा ही बोलेंगे। हाँ, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में रिएक्शन को बैलेंस करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें इक्विवेलेंट्स इक्वल करना है, और इक्विवेलेंट्स इज जस्ट मोल इनटू वैलेंसी वेक्टर। तो देखो हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे कि ऊपर वाली रिएक्शन में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि इक्विवेलेंट्स ऑफ O2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ CO। नीचे वाली रिएक्शन में ऐसा लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट्स ऑफ Fe2O3 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ CO। ये लिख सकते हैं ऐसा। हाँ सर। और CO तो दोनों में कॉमन है, ऊपर में जो CO प्रोड्यूस हुआ है वही नीचे यूज हुआ है। तो यहां से ऐसा लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट्स ऑफ O2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ Fe2O3। बोलो। हाँ। अब इक्विवेलेंट्स ऑफ O2 क्या होंगे? उसके मोल, वो हमें तो निकालने हैं, इनटू O2 का वैलेंसी फैक्टर। ऊपर वाली रिएक्शन को देख के बताओ, C प्लस हाफ O2 गिव्स CO, O2 का वैलेंसी फैक्टर क्या है? 2। 0 था, यहाँ पर 0 था और CO में चला गया -2 में। क्या है वैलेंसी फैक्टर? 4। अरे O2 था, 0 से -2 में गया, 2 का चेंज हुआ और O2 है ना, तो 2 है तो 4 हो जाएगा वो। बोलो। हाँ, स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से तो कोई लेना देना है नहीं। इक्विवेलेंट ऑफ Fe2O3 मोल, मोल क्या होंगे इसका? ग्राम में वेट अपन मॉलिक्यूलर मास इनटू Fe2O3 का वैलेंसी फैक्टर क्या है? देखो यहाँ पर ये +3 में था और Fe में मतलब 0 में चला गया। क्या है वैलेंसी फैक्टर? 6। समझ आ रही है बात? मोल्स ऑफ O2 आ जाएंगे, सॉल्व करोगे तो 15 मोल्स। मास कितना आएगा? 32 इंटू 15 मतलब 480 ग्राम। 480 ग्राम O2 चाहिए होगा, तभी हमारा CO हमारा रिड्यूस कर पाएगा 1.6 kg Fe2O3 को। इस क्वेश्चन को हम लोग मोल कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं क्या? बोलो, कर सकते हैं क्या मोल कॉन्सेप्ट से सॉल्व? हाँ सर। कर सकते हैं मोल कॉन्सेप्ट से भी, बट इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से इजी होगा, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं। सर सर वो जो सेकंड रिएक्शन था Fe2O3 plus CO वाला, उसमें डिपेंड नहीं करेगा कि Fe में प्रोडक्ट में कितना ऑक्सीजन निकलेगा? ऑक्सीजन क्यों निकलेगा? अरे सर रिड्यूस हुआ है ना। Fe2O3, बात तो सुनो, Fe2O3 रिड्यूस हुआ तो Fe में जाएगा, तो CO ऑक्सीडाइज भी तो होगा, तो वो CO2 में जाएगा। बस ऑक्सीजन कहाँ निकल रहा है? CO2 निकल रहा है। हाँ, तो उस पर डिपेंड नहीं करेगा क्या? उस पर क्यों डिपेंड करेगा? मतलब क्यों करना चाहिए?
उससे हमें क्या मतलब है? हमें तो पता है इक्विवेलेंट ऑफ Fe2O3 इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ CO इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ Fe इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ CO। अब जब हमें CO2 से कोई मतलब ही नहीं है, हम उतना ज्यादा क्यों लिखे? मतलब हमें कुछ लेना देना ही नहीं है तो बोलो। हाँ सर ठीक है। नेक्स्ट देखो, हम लोग बात करते हैं टाइट्रेशन की। टाइट्रेशन जो हमने आयनिक में पढ़ी थी, उसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। हम लोग कुछ टाइट्रेशन के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। मेनली 2-3 ही टाइट्रेशन है, एक तो रेडॉक्स, एक बैक और एक एसिड बेस। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल एसिड बेस टाइट्रेशन के बारे में ना। कॉन्सेप्ट एक ही है, नाम अलग अलग है, कॉन्सेप्ट सब में सेम है। तुम मुझे बताओ इक्वलेंस पॉइंट पर होता क्या है? एट इक्वलेंस पॉइंट टाइट्रेशन पे, टाइट्रेशन कर रहे हैं एसिड की बेस के साथ, तो इक्वलेंस पॉइंट पर क्या होता है? एट इक्वलेंस पॉइंट, इक्वलेंस पॉइंट पर क्या होता है? एसिड और बेस रिएक्ट करके कंप्लीटली खत्म हो जाते हैं, यही होता है। हाँ मतलब मैं बोल देता हूँ इक्वलेंस पॉइंट पर इक्वलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू हो जाते हैं इक्वलेंट ऑफ बेस। एसिड और बेस के इक्वलेंट्स इक्वल हो जाते हैं इक्वलेंस पॉइंट पर, है ना। क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, उसको सॉल्व करो। क्वेश्चन क्या है? 640 ग्राम of KHC2O4 and 180 gram of oxalic acid are present। ठीक है, कैलकुलेट the moles of NaOH required to react completely with these mixture, with this mixture ना, with this mixture। कौन सा मिक्सचर किसका है? मिक्सचर है हमारे पास KHC2O4 और ऑक्सैलिक एसिड का। हमें एक चीज और गिवन है, क्या? मोलर मास गिवन है KHC2O4 का, और मोलर मास गिवन है H2C2O4 का। मास कितना गिवन है? ये तो है 128 ग्राम और ये है 90 ग्राम। ये दोनों एसिड है, तो इससे रिएक्ट करने के लिए NaOH कितना चाहिए होगा? मोल बताना है। सर KHC2O4 का मास 129 होगा ना? 120 क्या होगा? 129। सर आपने हाइड्रोजन को ऐड नहीं किया। 24 प्लस 48 प्लस 16 प्लस 1 प्लस 39, 128 ही तो होगा। पोटेशियम का 39 होता है। हाँ सर ठीक है।
तुम्हारा सिलेबस क्या है पेपर का इस बार, पता है किसी को? लास्ट टाइम जैसा ही है यार क्योंकि पेपर तुम्हारा मैं ही बनाऊंगा तो सिलेबस मुझे पता तो होना चाहिए ना। सर। लास्ट टाइम जो था वही वाला है। ठीक है भाई, लास्ट टाइम वाला। ये क्या सिलेबस देखना, मैं बोल रहा हूँ ना। ये है क्या ORM 1 2 3 4 एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक मेटलर्जी काइनेटिक सरफेस केमिस्ट्री। हाँ सर। हाँ अच्छा बढ़िया है, तो टेस्ट के चक्कर में तुम थ्योरी एक बार पढ़ ही लोगे, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। बताओ भैया क्या होगा। देखो इक्विवेलेंस पॉइंट पर समझो मेरी बात, क्या होगा इक्विवेलेंस पॉइंट पर, क्या होगा इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, इक्विवेलेंट ऑफ एसिड्स और इक्विवेलेंट ऑफ बेस क्या हो जाएंगे? इक्वल। इक्वल हो जाएंगे। अब इक्विवेलेंट ऑफ एसिड कौन है, एसिड कौन कौन है? KHC2O4, वो एक H प्लस अभी भी दे सकता है क्योंकि डाई बेसिक था हमारा ऑक्सैलिक एसिड, और H2C2O4 दो H प्लस दे सकता है। तो हम बोलेंगे क्या, हम बोलेंगे इक्विवेलेंट ऑफ KHC2O4 प्लस इक्विवेलेंट ऑफ H2C2O4 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। बोल सकता हूं ऐसा? हाँ। इक्विवेलेंट ऑफ ये क्या होगा, इसका मोल है 5 इंटू वैलेंसी वेक्टर है 1। वैलेंसी वेक्टर 1 क्यों है? एक H प्लस दे सकते हैं। ऐसे ही ऑक्सैलिक एसिड के मोल है 2 क्योंकि 180 ग्राम था और 90 ग्राम इसका मॉलिक्यूलर मास था, इनटू इसका वैलेंसी वेक्टर कितना 2 है 2। NaOH के मोल पता लगाने हैं, वैलेंसी वेक्टर कितना होता है 1। तो यहाँ से NaOH के मोल आएंगे कितने 9 मोल्स, 9 मोल्स NaOH हमें डालना पड़ेगा। चलिए सेकंड हम लोग टाइट्रेशन की बात करते हैं, सेकंड इज बैक टाइट्रेशन। बैक टाइट्रेशन क्या होती है, नाम से बड़ा खतरनाक लग रहा है बट बिल्कुल फर्जी है कॉन्सेप्ट, मतलब अथा फर्जी। देखो कॉन्सेप्ट समझो क्या है। हमारे पास यहाँ पर ये नीचे एक कंटेनर है, उसमें एसिड पड़ा है ना, मान लीजिए एसिड क्या पड़ा है HCl, सपोज करें वो है 1 m और 100 ml है। ऊपर से मैं इसमें बेस डाल रहा हूँ, ऊपर से मैं इसमें क्या डाल रहा हूँ बेस। सपोज करो जो मैं इसमें बेस डाल रहा हूँ वो NaOH है, वो बेस है 1 m और 80 ml है, टोटल है ही मेरे पास इतना बस। क्या इक्विवेलेंस पॉइंट कभी अचीव होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा बोलो। इक्वल नहीं हो रहा है दोनों का। एसिड और बेस कभी रिएक्ट करके कंप्लीटली खत्म हो ही नहीं पाएंगे। HCl का मिलीमोल देखो 100 मिलीमोल है, NaOH जो डाल रहे हैं वो मैक्सिमम हमारे पास 80 मिलीमोल है, तो अभी भी हमारे पास कौन एक्स्ट्रा बच जाएगा? HCl। HCl बच जाएगा। तो हमें बाहर से कोई नया बेस ऐड करना पड़ेगा इक्विवेलेंस पॉइंट डालने के लिए, इसको बोलते हैं बैक टाइट्रेशन। जब अलग से हमें कोई एसिड या बेस ऐड करना पड़े इक्विवेलेंस पॉइंट को अचीव करवाने के लिए, इक्विवेलेंस पॉइंट अचीव करवाने के लिए हमें एडिशनली कुछ बेस या एसिड डालना पड़ता है, उसको बैक टाइट्रेशन बोलते हैं। तो देखो मेरा फंडा ये हो सकता है क्या, इक्विवेलेंट ऑफ HCl इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस इक्विवेलेंट ऑफ जो बेस मैंने डाला वो, ये बोल सकता हूँ फंडा। हाँ बस यही है, बैक टाइट्रेशन में क्या है, जो बाहर से जो नया मिला है वो और डालना, वो और लिखना पड़ेगा। अच्छा एक दो चीजें और मैं बता देता हूँ तुम्हें। क्या
ऐसा है, देखो कैसा, ये तो तुम्हें पता है इक्वलेंट्स क्या होते हैं, मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। नॉर्मेलिटी किसके इक्वल होती है, मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, ये पता है तुम्हें। मोल क्या होता है, m इंटू वी, ऐसे ही इक्वलेंट क्या होंगे, n इंटू वी। क्या ये पता था तुम्हें पहले से, बोलो। हाँ सर। चलिए अब बैक टाइट्रेशन पे एक क्वेश्चन कर दीजिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है x moles of calcium hydroxide is dissolved in 50 ml, 0.5 NaCl solution. The excess of HCl is back titrated with 0.3 N, 10 ml NaOH. Calculate X. जल्दी से बता दीजिए फिर क्लास खत्म करते हैं। पॉइंट 0.1 x का वैल्यू मोल, मोल है ना, मोल ही निकाला ना। हाँ सर। 0.1 है या 0.01 है, थोड़ा देखो एक बार। देखो जो फंडा है, फंडा सिंपल क्या है, इक्विवेलेंट ऑफ HCl इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ये भी बेस था, प्लस इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, जो बैक टाइट्रेशन के लिए जो बेस यूज किया। इक्विवेलेंट ऑफ HCl क्या होगा, n इंटू वी, नॉर्मेलिटी इंटू उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा लीटर में कन्वर्ट करने के लिए। इसके लिए x मोल इंटू वैलेंसी वेक्टर 2, मोल इंटू वैलेंसी वेक्टर से आ गया, प्लस इसके लिए n इंटू वी अपॉन 1000। ये बात समझ आती है। हाँ यहां से सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लेना, 11 इंटू 10⁻³ मोल्स आ जाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं 11 मिलीमोल्स। ठीक है, बोलो। हाँ सर। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको खत्म कर देंगे, फिर हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव वाला है ना, उसको कंप्लीट करके रखें उस